मैं आप लोग से बहुत माफ़ी चाहती हूँ कि इतना ज़्यादा गैप हो जाता है। बट तो कुछ फैमिली इश्यूज़ हो जाते हैं एंड देन कुछ प्रॉब्लम्स हैं, पर्सनल प्रॉब्लम्स, इसी वजह से वीडियो कंसिस्टेंसी नहीं रह पाती मेरी। बट मैं आप लोगों के लिए बहुत सोचती हूँ एंड वीडियोस मुझे लानी है इस सब्जेक्ट की, तो मैं ला के ही रहूँगी। तो आज मैं चैप्टर 5 करवाऊँगी। तो फाउंडेशंस ऑफ इंक्वायरी इन साइकोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 हम करेंगे, और मैं अभी बुक से करवा रही हूँ। जनरली मैं दिखा देती हूँ, ये एस वाले की बुक है, फाउंडेशंस ऑफ इंक्वायरी इन साइकोलॉजी की, जेनरिक इलेक्टिव की, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। क्रेडिट 4 है, तो इसी का मैं चैप्टर करवाऊँगी। ओके ओके, हाँ लेट्स चैप्टर नंबर 5 करेंगे हम अब। चैप्टर नंबर 5 करेंगे टाइप्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन। क्या क्या टाइप्स हैं रिसर्च डिज़ाइंस के साइकोलॉजिकल इंक्वायरी में। इससे मैं पहले मैंने आप लोगों को बेसिक्स इन रिसर्च डिज़ाइन पढ़ा चुकी हूँ मैं। हम रिसर्च डिज़ाइंस के क्या क्या बेसिक्स होते हैं वो सब कवर अप करते हुए आए हैं। तो अब हमें ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि सीक्वेंस फॉलो किया हुआ है। बस पैराडिग्म ऑफ रिसर्च थोड़ा आधा अपलोड है, तो उसको मैं कर दूंगी। और इसके मैं आप लोगों को साथ के साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताती रहूँगी, आप लोग उसे नोट डाउन कर लीजिएगा। एंड उसके लिए भी एक अलग वीडियो आ जाएगी, बस उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, let's start at today's video and I hope you will like my video and please do comment, बिकॉज आप लोगों के कमेंट से मुझे पता चलता है कि आप लोगों को क्या चाहिए एंड क्या नहीं। तो इसमें लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है। आफ्टर रीडिंग दिस लेसन यू विल बी एबल टू डिफाइन, आप इस लेसन को समझने के बाद क्या ऑब्जर्वेशंस होती हैं आप बता पाओगे, एक्सपेरिमेंट के बारे में जानेंगे, कोरिलेशन के बारे में जानेंगे, क्रॉस सेक्शनल रिसर्च के बारे में जानेंगे कि क्रॉस सेक्शनल रिसर्च क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च क्या होती है, और आप एक्सप्लेन कर पाएंगे डिफरेंसेस बिटवीन वेरियस मेथड्स ऑफ साइकोलॉजिकल इंक्वायरी एंड डिस्क्राइब द मेन फीचर्स। तो आप लोग बेसिकली ये जो मैंने अंडरलाइन किया ये सब समझ पाएंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, और ये फ्लो चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं पहले ही बता दूं, मैंने देखा हुआ था पहले फ्लो चार्ट, ये आप लोगों को ड्रॉ करना है क्योंकि इस चैप्टर से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेगा। मैं आपको क्वेश्चन भी बता देती हूँ अभी। देन पहले मैं इंट्रोडक्शन कवर करती हूँ। ये चैप्टर बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही शॉर्ट चैप्टर है, ये एक बहुत अच्छी बात है। टाइप्स ऑफ रिसर्च, टाइप्स ऑफ डिज़ाइंस इन साइकोलॉजिकल इंक्वायरी। तो शॉर्ट में इसलिए कह रही हूँ, छोटा चैप्टर बच्चों को पसंद आते हैं ना, इसलिए। ओके, तो इंट्रोडक्शन की मैं बात करती हूँ। तो एन आइडिया दैट इज डेवलप्ड एंड पुट इनटू एक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट देन एन आइडिया दैट एग्जिस्ट ओनली एज एन आइडिया। इस लाइन का मैं बोथ हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम बताती हूँ, तो इस लाइन का मैं मतलब बताती हूँ। एक आइडिया, एक विचार जो होता है, विचार मतलब कोई भी आपके दिमाग में बात है, विचार कहते हैं उसको हिंदी में, सोच को, और आइडिया को इंग्लिश में आइडिया कहते हैं। ओके, मैं बहुत ज़्यादा डीप डाउन जा रही हूँ, चलो मैं बेसिक एक्सप्लेन करती हूँ। एन आइडिया दैट इज डेवलप्ड एंड, जो एक आइडिया है जो डेवलप माने विकसित हुआ है, आपके दिमाग में एक आइडिया आया है। अज्यूम करिए कि आपके दिमाग में एक आइडिया आया है कि अभी मुझे जाके, आप कहीं पे हैं, आपको स्कूल से घर जाके, मैं बहुत माइनर सा एग्जांपल देती हूँ, आप कॉलेज में हैं, आपके लेक्चर आए हैं, आपको मान लीजिए फाउंडेशंस ऑफ साइकोलॉजी में ही रिसर्च डिज़ाइन पढ़ाया, आपने सोचा कि घर जाके मैं इसको और डीपली स्टडी करूँगा, तो ये आइडिया है आपके दिमाग में। बट आप घर गए तो आप इसको एक्शन में नहीं ला पाए, तो ये तो व्यर्थ हो गया ना। तो इस लाइन का यही मतलब है, एन आइडिया दैट इज डेवलप्ड एंड पुट इनटू एक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट देन एन आइडिया दैट एग्जिस्ट ओनली एज एन आइडिया। कि मतलब जो आइडिया है वो डेवलप होता है, पुट इन इनटू द एक्शन, एक्शन के लिए। पर ये बहुत ज़रूरी है जानना, एक आइडिया जो एग्जिस्ट करता है सिर्फ एक आइडिया, पर बहुत लोगों का जो आइडिया होता है बस वो एक आइडिया ही बन के रह जाता है। ऐसा मेरे साथ भी होता है, आपके साथ भी होता है। तो हम जानेंगे क्यों होता है, और ये याद रखिए किसने कहा हुआ है, महात्मा गौतम बुद्ध ने कहा हुआ है। वेरी गुड लाइन, बिकॉज देखिए साइकोलॉजी हमें स्पिरिचुअलिटी से भी कनेक्ट करती है। मैंने अपने
आई थिंक 11th 12th स्टैंडर्ड में और आगे चल के साइकोलॉजी पढ़ी हुई है, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था। आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन दिस सब्जेक्ट। तो मतलब मैं बताऊँ आप लोगों को, तो इस हिसाब से मेरे जो साइकोलॉजिकल सर थे ललित मोहन जोशी सर, इतने अच्छे प्रोफेसर थे वो, मतलब उनका समझावा में बहुत अच्छे से समझ आता था। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं आप लोगों से बात करती हूँ साइकोलॉजिकल इंक्वायरी की, कि साइकोलॉजिकल इंक्वायरी होती क्या है वास्तविकता में। तो जो साइकोलॉजिकल इंक्वायरी है वो एक साइंटिफिक प्रोसेस है ऑफ स्टडिंग। साइकोलॉजिकल इंक्वायरी इज अ साइंटिफिक प्रोसेस ऑफ स्टडिंग एंड एग्जामिनिंग। जो साइकोलॉजिकल इंक्वायरी, आपको कहीं पे भी क्वेश्चन में अब ऐसे क्वेश्चन आता है इसका, कैन यू विच इज द विच इज द design of psychology then inquiry is focused on एंड ब्रीफली एक्सप्लेन दिस। तो वहाँ पे आएगा साइकोलॉजिकल इंक्वायरी के बारे में, आप बताएंगे वहाँ पे कि साइकोलॉजिकल इंक्वायरी इज द प्रोसेस ऑफ स्टडिंग, जिसमें हम स्टडी करते हैं, समझते हैं, एग्जामिन करते हैं थॉट्स को, विचारों को, इमोशंस को, बिहेवियर्स को, थ्रू द मेथड्स, कुछ मेथड्स के हिसाब से। इस प्रोसेस को हम साइकोलॉजिकल इंक्वायरी कहते हैं। और यह आप लोगों को हिटरता होना चाहिए, ये मैं कह सकती हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की पूरी बुक की पीडीएफ में भी डाल दूंगी और आपको वो मिलेगी। ओके, तो जो इंक्वायरी है इसके 5 एसेंशियल गोल्स हैं। तो और आप प्रोसेस भी बोल सकते हैं, इनको कैरेक्टराइज किया गया प्रोसेसेस में भी, गोल्स में भी। तो ये सबसे पहला है DPECA। मैं इसको DPECA इसलिए कहती हूँ, शॉर्ट फॉर्म हो जाती है डिस्क्रिप्शन, प्रिडिक्शन, एक्सप्लेनेशन, कंट्रोल एंड एप्लीकेशन। तो डिस्क्रिप्शन क्या होता है, किसी भी चीज का ब्यौरा, इसको हम डिस्क्रिप्शन कहते हैं। तो डिस्क्रिप्शन, प्रिडिक्शन मीन्स क्या होता है, कुछ पहले से ही अनुमान लगाना, है ना, कि मैंने तो ये सोचा हुआ है, प्रिडिक्ट किया हुआ है ना। एक्सप्लेनेशन मतलब उसी का वर्गीकरण करना। कंट्रोल मतलब उस पर रोकथाम करना। एप्लीकेशन मतलब उसको अप्लाई करना, उसके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं उसके बारे में विवरण करना। मैं बोथ हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम में इसलिए चल रही हूँ क्योंकि बहुत बच्चे हिंदी और इंग्लिश मीडियम में विभाजित हैं। ओह सॉरी, बते हुए हैं। ओके, डिस्क्रिप्शन में क्या होता है, डिस्क्रिप्शन इन्वॉल्व्स, जो डिस्क्रिप्शन है वो इन्वॉल्व करता है डिस्क्राइबिंग अ फिनोमिना। वो एक ऐसा फिनोमिना है, फिनोमिना वर्ड आप लिख देंगे ना बस आपके आंसर में 4 चांद लग गए हैं। तो अब मैं किसके गोल्स एक्सप्लेन कर रही हूँ, थोड़ा रिकॉल करवाती हूँ। साइकोलॉजिकल इंक्वायरी के गोल्स मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ और आप शॉर्ट फॉर्म बताइए। DPECA, DPECA, DPECA। ऐसे रट्टा नहीं मरवा रही मैं, पता है साइकोलॉजिकल में बहुत सारे ऐसे आपको लर्निंग चीज़ें होती हैं। लर्निंग आपने समझ लिया तो आपको लर्न हो ही जाएगा, बट आप लोगों को ना जल्दी रिकॉल करने के लिए ट्रिक्स पता होनी चाहिए, तो मैं ट्रिक्स भी बताती हूँ। ओके, तो डिस्क्राइब कहते हैं, डिस्क्रिप्शन में हम डिस्क्राइब करते हैं फिनोमिना ऑफ एक्यूरेटली, कितना हम एक्यूरेट हैं, क्लियर हैं as possible. The step is help us to distinguish, जो ये स्टेप है ये हमें डिस्टिंग्विश करने में वन थॉट, एक हमारा जो विचार है, बिहेवियर, द अदर ब्रिंग्स अबाउट greater charity regarding the subject matters. For example, a researcher is interested in understanding how study habits are associated with the student academic performance. Here, study habits could mean a diverse set of things: regular attendance, planning a following schedule, submitting assignment on time, preparing notes and revisiting on a daily basis. मैं आप लोगों को बता देती हूँ उसका मतलब पूरा एक जिस्ट मैं बता देती हूँ। डिस्क्रिप्शन में जो एक ये एक ऐसी स्टडी है जिसमें एक फिनोमिना जो है वो एक्यूरेटली हमने कैसे रिसर्च किया है उसको हमें पता होना चाहिए, हमने क्लियरली किया है। और ये स्टेप में हम डिस्टिंग्विश करते हैं, अलगा भेदी करते हैं एक सोच को, एक व्यवहार को। थॉट मीन्स होता है जो विचार है, सोच है हमारी, और व्यवहार है उसको, उसमें हम अंतर्भेद कर रहे हैं, डिस्टिंग्विशिंग कर रहे हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक मतलब मैं आप लोगों को पूरा इसका जिस्ट दे देती हूँ, मैंने रीड आउट कर चुकी हूँ मैं। फ्रॉम अदर हैंड ब्रिक्स जो ब्रिंग करता है, जो लाता है अबाउट ग्रेटर क्लैरिटी, वो क्लैरिटी लाता है, मतलब हमारे जो गोल्स है उनमें क्लैरिटी हो जाएगी ना
डिस्क्रिप्शन से, तो क्लैरिटी लाता है रिगार्डिंग द सब्जेक्ट मैटर्स। फॉर एग्जाम्पल एक रिसर्चर है जो बहुत उसको इंटरेस्ट है अंडरस्टैंड करने में, समझने में कि कैसे जो स्टडी है उसके हैबिट्स में एसोसिएट करता है स्टूडेंट एकेडमिक परफॉर्मेंस में। तो उसमें उसने बताया कि वो डाइवर्स सेट ऑफ थिंग्स होती है, उसकी रेगुलर अटेंडेंस होती है, उसकी प्लानिंग्स होती है, असाइनमेंट सबमिट करने होते हैं, नोट्स मेंटेन करने होते हैं, रिवाइज करना होता है डेली बेसिस पे, तो ये सब। तो आई होप यू हैव टू क्लियर डिस्क्रिप्शन फर्स्ट गोल इज। अब मैं साइकोलॉजिकल इंक्वायरी के सेकंड गोल पे आती हूँ, दैट इज प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन में हम बात करते हैं आफ्टर वी हैव टू एबल, हम प्रिडिक्शन में मतलब आगे की सोचते हैं। हर एक व्यक्ति होता है, हर एक पर्सन जो होता है वो अनुमान तो लगाता है ना कि मैं आज ये कर रहा हूँ तो आगे मुझे ये मिलेगा, है ना। होपफुल होता है ये ह्यूमन, चाहे हम जितना भी सोच ले स्पिरिचुअलिटी में जाके कि हमें भी ना मतलब हमें अपने कर्म, आप लोगों ने सुना होगा भगवत गीता में एक श्लोक है कि कर्म करते चलो, फल की कामना मत करिए, क्योंकि आपके कर्म के अनुसार ही आपको फल मिल जाएगा समय पे। पर इंसान जो होता है, मैं मनुष्य की बात करूँ तो फल की चिंता में ही रहता है। वो कर्म तो कम ही करेगा पर वो देखेगा कि फल मुझे मिलना चाहिए, है ना। वो लालच में तो रहता ही है। तो प्रिडिक्शन में मैं आप लोगों को समझाने के लिए एग्जांपल दे रही थी, आफ्टर वी हैव एबल टू डिस्क्राइब, अगर हमने डिस्क्राइब अच्छे से किया है अपने थॉट को, इमोशन को, बिहेवियर को, यहाँ पे मैं अंडरलाइन कर देती हूँ, यू हैव टू इजी अबाउट टू अंडरस्टैंड बिहेवियर को, थॉट को, इमोशन को, तो हम डेवलप कर पाएंगे इजली अंडरस्टैंडिंग। हम एक अंडरस्टैंडिंग जो है हमारी, वो हम उसको इजली डेवलप कर पाएंगे, विकसित कर पाएंगे, और जो बिहेवियर में हम उसको एक्यूरेटली इन्फ्लुएंस करेंगे उन उन स्थितियों में जो जिसमें बिहेवियर चाहिए था वैसा। और ये इसको हम कहते हैं फिनोमिना ऑफ बिहेवियर ऑल्सो। ओके, इसमें एग्जाम्पल दिया गया है कि जो रिसर्चर है वो डिस्क्राइब करेगा हाउ मच टाइम इन्वेस्टेड, कितना ज़्यादा समय जो है स्टूडेंट जो है वो स्टडी पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो वो ये देखेगा कि अपनी एकेडमिक परफॉर्मेंस में वो कितना समय इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले वो प्रिडिक्ट करेगा, फिर वो अटेन करेगा कि मतलब वो प्रिडिक्ट करेगा स्टूडेंट कि वो कितने मार्क्स ला सकता है, फिर वो गुड अचीवमेंट करेगा, उसने कितना टाइम डिवोट किया है, ये सब। मैं रिसर्चर का थोड़ा एग्जाम्पल में जल्दी जल्दी बतानी क्योंकि वन शॉट वीडियो करना है और समझ तो आना चाहिए, है ना। प्रिडिक्शन प्रिडिक्शन के बाद हम बात करेंगे एक्सप्लेनेशन की। एक्सप्लेनेशन क्या होता है, मैंने बताया हुआ है कि पूरे डिस्क्रिप्शन और एक्सप्लेनेशन थोड़ा इंटरकनेक्टेड है, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में हमने स्टार्टिंग में डिस्क्राइब किया था और एक्सप्लेनेशन में हम उसी गोल के बारे में और ज़्यादा डिटेल में जाएंगे। द गोल ऑफ एक्सप्लेनेशन इन्वॉल्व्स डिटरमाइनिंग कैजुअल फैक्टर्स, कि क्या क्या एक कैजुअल फैक्टर को भी हम लेके चल रहे हैं, कि जो कैजुअल मीन्स जो आम तौर पे कॉमन फैक्टर्स हैं हम उनको भी साथ में लेके चल रहे हैं। और डेवलपिंग एक्सप्लेनेशन फॉर द एक्यूरेंस ऑफ बिहेवियर, कि जो बिहेवियर है, जो व्यवहार है, उसकी एक्यूरेंस क्या है, कि मतलब वो कितना एक्यूरेंस है, कहाँ से वो इन्फ्लुएंस हुआ है, तो उसकी हम डिटेल में उसके बारे में जानेंगे। तो जो रिसर्चर है वो इंटरेस्टेड है जानने में, जो रिसर्चर है हमारा, मान लीजिए जो हमारा बंदा है रिसर्चर, वो जानने में, भाई उसको जानने में क्या अच्छा लग रहा है कि वो डिटर्मिनेंट है कि ये फैक्टर होगा तो ये बिहेवियर होगा, है ना। तो ऐसा होता है, तो वो डिटर्मिनेंट है, फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस है दैट मेक पर्टिकुलर बिहेवियर ऑकरेंस, ताकि वो एक पर्टिकुलर समय पे एक पर्टिकुलर बिहेवियर का एज वेल एज यूजुअल फैक्टर निकाले। दैट्स व्हाई वी हैव टू यूज द गोल ऑफ एक्सप्लेनेशन। साइकोलॉजिकल इंक्वायरी में हमने सबसे पहले देखा है गोल्स में देयर आर 5 काइंड्स ऑफ गोल, 5 टाइप्स ऑफ गोल। ओके, first is description, second is prediction, third is explanation, fourth is control, and at the लास्ट है हमारा एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन तक अभी हम आए नहीं है, पर आप लोगों को साइकोलॉजिकल इंक्वायरी की डेफिनेशन रहती हुई होनी चाहिए कि एक साइंटिफिक स्टडी है। तो साइंटिफिक स्टडी में अभी हम इतने चैप्टर्स आगे पढ़ के आए हैं कि हर एक चीज़ का हमने एक सेटअप किया हुआ है कि रिसर्च कैसे कंडक्ट होती है, तो कुछ हमारे पे हैं उसके सीक्वेंसेस हैं। ओके, तो हम उन्हीं के तहत रहेंगे और उनके तहत बार बार जो आएगा वही करेंगे ना। तो एग्जामिनेशन थॉट्स और बिहेवियर्स के बारे में हम बातें करें तो एक्सप्लेनेशन में जो हम कैजुअल फैक्टर्स पे भी ध्यान दे रहे हैं, डेवलपिंग कर रहे हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑकरेंस ऑफ बिहेवियर। ओके,
तो ये जो लाइन इंपॉर्टेंट है मैंने अंडरलाइन कर दी है, यू हैव टू सी इट। और इसमें मैं एक्सप्लेनेशन एग्जाम्पल पे जाती हूँ, तो एग्जाम्पल मैं ऐसे देती हूँ कि मान लीजिए दो बंदे हैं, दो स्टूडेंट है ना, वो स्टडी कर रहे हैं अपने पेपरों के लिए मान लीजिए, है ना। और एक जो है वो बहुत कम समय देता है पढ़ाई पे, और बाकी सारी आवारागर्दियां करता है, मान लीजिए कुछ भी करता है। और जो एक है वो मतलब अपनी जी जान शिद्दत लगा के पढ़ रहा है। तो उन दोनों में जो रिलेशन है वो कॉज इफेक्ट का रिलेशन होगा, क्योंकि दोनों बंदे वेरिएबल हैं, पर दोनों के जो स्टेजेस हैं वो दोनों अलग ही हैं। और ऐसा होता भी है कि मान लीजिए दोनों में जो ज़्यादा पढ़ता बैठा उसके कम भी मार्क्स आ सकते हैं, कि क्या पता वो अपने अंदर यूस्ट्रेस लेकर पढ़ रहा है, उसको वो पढ़ने तो बैठता है, वो उसको टेंशन लगी रहती है कि यार मैं कितना पढ़ूंगा, कैसे है मेरे सिलेबस इतना बच्चा है। और जो कम पढ़ता है वो थोड़ा बहुत पढ़ के अच्छे मार्क्स अचीव कर ले। ओके, तो ऐसा होता है, बट इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है, किस्मत तुक्काबाजी होती है। तो अब हम इस पे बात नहीं करेंगे, अब हम कंट्रोल पे जाएंगे। वी हैव टू कंट्रोल आर इमोशंस ऑल्सो। तो कंट्रोल कंट्रोल की मैं बात करूँ तो वी हैव टू इसमें हमें एबल होना चाहिए, हमें सक्षम होना चाहिए एक्सप्लेन करने में पर्टिकुलर बिहेवियर, कि हमारा उस समय पे उस सिचुएशन पे उस जगह पे कैसा बिहेवियर था। ओके, तो वी कैन मूव टुवर्ड्स कंट्रोलिंग द ऑकरेंस ऑफ दैट बिहेवियर। ओके, हमें उस ऑकरेंस पे बिहेवियर को कंट्रोल करना है। तो दिस कैन बी डन बाय डेलिबरेटली मेकिंग चेंजेस इन एनवायरमेंट। अगर हमें ऐसा करना है तो हम अपने एनवायरनमेंट को चेंज करेंगे पहले डेलिबरेटली मेकिंग, और ऑल्सो वी हैव टू चेंज आवर बिहेवियर टू, है ना। अपने बिहेवियर में भी तो थोड़ा परिवर्तन लाएंगे ना, ताकि हम कैसे बिहेव करें किसी के सामने वो भी हमें अलग लगे। तो ऑल्टरनेट कॉजन फैक्टर्स आएंगे इसमें, और गोल्स ऑफ कंट्रोल एसेंशियली। और जो गोल ऑफ कंट्रोल है इसके 3 एसेंशियल जो है रेफर्स हैं, फैक्टर्स हैं। मान लीजिए जो फैक्टर्स हैं वो है, पहले मेकिंग अ पर्टिकुलर बिहेवियर हैपन, कि ये जो पर्टिकुलर बिहेवियर है ये हुआ क्यों है। मेकिंग द पर्टिकुलर बिहेवियर हैपन, कि ऐसा बिहेवियर आपने किया क्यों, इस सिचुएशन में आप चिल्लाए क्यों मान लीजिए, है ना। रिड्यूसिंग इट्स फ्लुएंसी, और अगली बार आपको उसकी फ्लुएंसी मतलब स्पीड होता है, गति होता है, इंटेंसिटी होता है, किस तरह आपने उसकी इंटेंसिटी क्या थी, तीव्रता क्या थी, बोथ इन सब में आपको गौर करना है। एनहांसिंग इट्स फ्लुएंसी, इंटेंसिटी और बोथ। ओके, और एग्जांपल मैं देती हूँ, द स्टडी टाइम डिवोट्स आर स्टूडेंट। जो स्टूडेंट जिसकी मैंने पहले बात की थी उसका कनेक्ट करते हुए चलते हैं, वो जो स्टूडेंट है उसने अपना कंट्रोल किया हुआ था और एनहांस किया हुआ था, है ना, बिहेवियर। ओके, बट ही कान चेंज देयर बिहेवियर, और वो साइकोथेरेपी नहीं ले पाया। ओके, तो अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन की। एप्लीकेशन एट द लास्ट गोल हो, तो एप्लीकेशन की बात करते हैं, तो ये फाइनल गोल है, देखा लिखा भी हुआ है फाइनल गोल है। और इसमें हम अप्लाई करेंगे इनसाइट डेवलप थ्रू द रिसर्च इज इन ऑर्डर टू द ब्रिंग अबाउट द पॉजिटिव चेंज। कि इसमें क्या क्या पॉजिटिव चेंजेस आए हैं भाई, खाओगे तो अंत में तो खाओगे ना, तो आपको अपना स्वाद तो पता चलेगा ना कि कैसा बना है। जस्ट लाइक वैसे ही मैं जैसे एग्जांपल इसलिए देती हूँ, बहुत कनेक्ट कर पाते हैं लोग, कि फाइनली जो हमने इतना सब किया, इतने सारे गोल्स अप्लाई किए, है ना, तो उसका हमें ऐसा कंप्यूटर लैंग्वेज में कह सकते हैं आउटपुट क्या मिला, कंक्लूजन क्या हुआ, बेनिफिट क्या हुआ। तो हमारा जो फाइनल गोल है साइकोलॉजिकल इंक्वायरी का, वो डेवलप हो चुका है, और बहुत अच्छे पॉजिटिव चेंजेस आए हैं उसमें, पॉजिटिव उसको अप्लाई करके पीपल में पॉजिटिव लाइफ्स आई हैं। और जो साइकोलॉजिकल रिसर्च है वो कंडक्ट होती है रियल लाइफ प्रॉब्लम से। रियल लाइफ प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, जो इंसान के मनुष्य के जिंदगी में रोजमर्रा की दिक्कतें आती हैं। जैसे अब मैं भी, पता है मैं अपना एग्जांपल दूं तो मैं भी सोचती हूँ कि सुबह जल्दी जगूंगी, कुछ करूंगी। इंसान बंदा रोज सोचता है, रोज बोलता है ना, चाहे गर्मी हो या सर्दी में। अब सर्दियों का सीजन है तो मैं ये लेके नहीं चल रही, है ना, बट अब सोचती हूँ कि चलूंगी, योगा करूंगी, या तो बस ऐसे ही जग लेंगे, है ना। पता नींद नहीं खुल पाती है, तो योगा और ऐसे ही मैं एग्जांपल देती हूँ। बहुत लोग सोचते हैं कि वो फिट रहेंगे, योगा करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, बट ही वो नहीं जग पाते थे। तो वो अगर ये सारी चीजें मतलब अपने ऊपर अप्लाई करेंगे तो एबल टू अकम्प्लिश सेल्फ, मतलब साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंस उनमें आ जाएगी ना, वो साइकोलॉजिकली इंक्वायर कर लेंगे ये सब चीजें। ओके,
तो अब मैं बात करती हूँ दीज गोल्स, इन गोल्स ने हमारे को कैसे इन्फ्लुएंस किया हुआ है। हाउएवर ये साइंटिफिक है, बियॉन्ड द व्हाट, क्या होता है इसमें, जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो फोकस करता है हाउ इन्वेस्टिगेट्स, की इन्वेस्टिगेशन कैसे करे। साइकोलॉजिकल इंक्वायरी इन्वॉल्व करती है एम्प्लॉइंग अ रेंज ऑफ साइंटिफिक मेथड्स। जो साइकोलॉजिकल इंक्वायरी है वो इन्वॉल्व है, इन्वॉल्व मीन्स शामिल है एम्प्लॉइंग करने में, कि कैसे रेंज, रेंज मतलब होती है कि किस रेंज में आते हैं, मतलब एक साइंटिफिक रिसर्चेज होती है वो हर एक रेंज की होती है ना। तो रेंज का मतलब मैं आप लोगों को जनरली डिस्क्राइब करूँ तो सीमा होती है, जिस लाइक ये वाली साइकोलॉजिकल मेथड इस सेटअप के हैं, ये इसके हैं, मतलब ये इसमें वेरी कर रहा है कि आपकी रिसर्च क्या है ना। ओके, तो गोल ऑफ एक्सप्लोरिंग, ये यहाँ पे अंडरलाइन कर देते हैं, गोल ऑफ एक्सप्लोरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग अ पर्टिकुलर बिहेवियर, फिनोमिना, थॉट और इमोशन थ्रू अ प्रोसेस जिसमें एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए और सिस्टमेटिक होना चाहिए और टेस्टेबल होना चाहिए। ओके, तो अब हम बात करेंगे, अब हमने बोला है ना ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, सिस्टमेटिक होना चाहिए, तो अब हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है, सिस्टमैटिक क्या होता है, टेस्टेबल क्या होता है। तो ऑब्जेक्टिविटी की मैं बात करूं तो a scientific study is said to be objective when two or more researchers independently examine an event। जो एक साइंटिफिक स्टडी है ना वो एक ऑब्जेक्टिव है। जैसे आप कुछ भी करते हैं, मैं एग्जांपल देती हूँ कि आपका दो, आप मान लीजिए दोस्त है, मेरा तो कोई दोस्त नहीं है पर मैं एग्जांपल दोस्ती के देती हूँ। दो दोस्त हैं जो मतलब क्लासमेट हैं, एक ही क्लासरूम में एक साथ बैठते हैं और सेम इंस्ट्रूमेंट, मतलब एक ही जैसे हैं वो दोनों, पर उनमें कम चांसेस होंगे कि वो एक ही जैसा, मतलब मैं सादगी सा एग्जांपल देती हूँ सिंपलिसिटी के से, कि मतलब मैं बहुत ज्यादा देर बोल चुकी हूँ, आई थिंक आई हैव टू धीरे बोलना होगा। ओके, तो दो दोस्त हैं, जो दो दोस्त हैं वो मतलब एक ही बेंच पे बैठते हैं, एक ही सीट पे बैठते हैं, अपनी हर एक सामान शेयर करते हैं, मतलब दोनों एक ही तरह के हैं, दोस्त हैं, पर वो है ना, पर ऐसा नहीं है कि उनके मार्क्स भी सेम ही आएंगे, उनका रिजल्ट भी सेम ही आएगा, अलग आएगा, रिजल्ट तो अलग आएगा, हर चीज सेम है, साथ ही रहते हैं, क्लासरूम भी एक है, पर रिजल्ट उनका ये तो नहीं है कि रिजल्ट भी सेम आएगा, रिजल्ट तो अलग आएगा, है ना। ऐसा उनमें कंपटीशन चलता रहेगा। इसीलिए मैं ऑब्जेक्टिविटी का एग्जाम, ऑब्जेक्टिविटी में आप लोगों को ये बताना चाह रही हूँ कि जो एक साइंटिफिक स्टडी है ये ऑब्जेक्टिविटी की, व्हेन टू और मोर रिसर्चर्स इंडिपेंडेंटली एग्जामिन एन इवेंट, जिसमें दो से, अब ना रिसर्चर अकेला नहीं आएगा, जो रिसर्चर है ना हमारा वो दो, एक टू और मोर रिसर्चर, मतलब दो से भी ज्यादा रिसर्चर्स इकट्ठे एग्जामिन कर रहे हैं एक इवेंट को। मान लीजिए ये वाला एग्जांपल बहुत छोटा है, मैं बड़ा एग्जांपल देती हूँ। भूकंप आ गया, मान लीजिए एक जगह है, मान लीजिए कहीं पे भी, अभी मैं ये सिटी नहीं बोलूंगी, यहाँ भूकंप आ गया, अच्छा थोड़ी ना होता है। एक भूकंप आ गया कहीं पे, मान लीजिए इथोपिया है, अभी वहां का ज्वालामुखी फटा है ना, तो इथोपिया में मान लीजिए भूकंप भी आ गया, तो वहां पे अब भाई बहुत डिस्ट्रक्शन हुआ, तबाही हुई, ये माहौल है, तो आप वहां पे कुछ रिसर्चर्स, पता है ये सब चीजें होती है ना, तो लोगों की मनोगति, जो लोगों का मानसिक होता है ना, जो लोग वहां की देखते हैं ये सब, जो वहां मतलब वो बच जाते हैं ऐसे इवेंट से, पर उनके दिल में डर बैठ जाता है कि मतलब ऐसा ऐसा हुआ है, फिर उनके सपनों ख्वाबों ख्यालों में ऐसा होता है कि वो डरते हैं, फिर इन सब चीजों के से उनके अंदर डर बैठ जाता है, तो वहां पे ना पता है डॉक्टर्स वगैरह की टीम तो जाती है, पर रिसर्चर्स को भी भेजा जाता है कि लोगों को मतलब देखिए ये सब, तो रिसर्चर्स वहां पे गए, एक ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स वहां पे गया है ना। तो ऑब्जेक्टिविटी में समझा रही हूँ क्योंकि हिंदी में, क्योंकि हमें आप लोग भूले नहीं, लिखने के लिए तो लिख लेंगे ऑब्जेक्टिविटी। तो ऑब्जेक्टिविटी में मतलब रिसर्चर्स गए, तो वहां पे टू और मोर रिसर्चर्स गए हुए हैं इंडिपेंडेंटली, तो वहां पे जो रिसर्चर्स गए हुए हैं ना वो इंडिपेंडेंटली एग्जामिन करेंगे उस इवेंट को, जैसे लाइक अर्थक्वेक का मैंने बताया ना कि कैसे हुआ, लोगों का व्यवहार क्या है वहां पे, वो कैसे, मतलब वो कैसे इस डिस्ट्रक्शन के माहौल में सरवाइव कर रहे हैं, उनकी मनोगति क्या है, मतलब ये सब देखेंगे कि इतना ये सब, तो इसका ही है कि मैं इंग्लिश में रीड आउट कर देती हूँ। साइंटिफिक स्टडीज टू बी सेड ऑब्जेक्टिव एंड टू और मोर रिसर्चर इंडिपेंडेंटली एग्जामिन एन इवेंट फिनोमिना ऑफ बिहेवियर एंड independent study of same phenomena leads to be arrive similar conclusion in a large extent. For example, if
सेम रिजल्ट आने की भी प्रोबेबिलिटी होती है पर इतनी नहीं होती है। अब मैं बात करते हैं सिस्टमैटिक तो पहले भी बहुत बता चुके हैं। सिस्टमैटिक मतलब क्या होता है? आप लोगों के दिमाग में सिस्टमैटिक पढ़ते ही क्या आता है कि सिस्टम से होगा भाई, लाइन वाइज होगा, पहले ये तो ये फिर ये फिर ये, है ना? तो इसमें भी यही है। ओके, जैसे अभी हम देख के आए हैं ना, क्या देख के आए, चलो बताओ। देख के आए थे ना एक थ्योरी हम गोल्स की, उसका नाम क्या था, मैंने क्या बताया था? DPECA। DPECA हम देख के आए हैं। तो DPECA जैसे ही हमने देखी है ना, वैसे हम सिस्टमैटिक की याद करेंगे। DPECA आपको याद है? डिस्क्रिप्शन, प्रिडिक्शन, एक्सप्लेनेशन, कंट्रोल एंड एप्लीकेशन। तो DPECA हो गया। तो अब मैं सिस्टमैटिक के आप लोगों को याद कराने का फॉर्मेट है, ट्रिक बता रही हूँ। CDDR। CDDR बहुत आसान है, कॉन्सेप्चुअलाइजिंग द प्रॉब्लम आप याद रख लोगे। डेटा कलेक्शन, डेवलपिंग इंसाइट एंड कंक्लूजन आप याद रख लोगे, रिविजिटिंग द कंक्लूजन। ओके, तो कंसेप्चुअलाइजेशन, डेटा कलेक्शन, डेवलपिंग, रिविजिटिंग आपको याद हो जाएगा। तो सिस्टमैटिक की मैं बता दूँ, सिस्टमैटिक स्टडी नीड्स टू बी सिस्टमैटिक एंड फॉलो वेरियस स्टेप्स कैरेक्टराइजिंग अ साइंटिफिक प्रोसीजर। इसके स्टेप्स हैं conceptualizing the problem, data collection, developing insight, revisiting the conclusions. ओके, तो अब हम बात करते हैं फॉल्सिएबिलिटी की या टेस्टेबिलिटी की। आप फॉल्सिएबिलिटी एलिमिनेट कर दो। एलिमिनेट करने के लिए मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये आप यहाँ पे टेस्ट एबिलिटी लिखोगे ना तो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल लगेगा, इसलिए। ओके, तो अब मैं टेस्ट एबिलिटी आपको बताऊं तो बहुत ईजी है, कोई इसमें हवा नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने किया है, क्या किया है आप लोगों ने OST याद रखना आप। हाँ, तो आपने ऑब्जेक्टिविटी पढ़ी, सिस्टमैटिक पढ़े, तो आप टेस्टेबिलिटी पे आओगे कि आप ऑब्जेक्टिव रहे, सिस्टमैटिक रहे, तो आप उन दोनों को टेस्ट तो करोगे ना। तो एक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइकोलॉजिकल इंक्वायरी जो रेफर करता है टू विच कंटेंट हाइपोथेसिस, जो हाइपोथेसिस और द थ्योरी कैन बी टेस्टेबल। जो थ्योरी है हमारी हाइपोथेसिस की डिफाइन आपको याद है? हाइपोथेसिस आएगा ही आएगा क्योंकि ये पूरा उसी के मतलब दरमरार है, उसी में ही है, धोलम धोले। ओके, तो theory can be tested scientifically or empirically through the use of scientific methods। जो ये जो मैं अंडरलाइन लगा रही हूँ ना, ये डेफिनेशन है इनकी। प्रूवन फॉल्स यूजिंग द सिस्टमैटिक प्रोसीजर्स। तो एक जो हाइपोथेसिस है ना, ये थ्योरी है जो साइंटिफिकली चलती है और एम्पायरिकली चलती है, और जो इसका यूज है वो साइंटिफिक मेथड में होता है, जैसे लाइक एक्सपेरिमेंटेशन, ऑब्जर्वेशन। वीडियो अभी थोड़ी शॉर्ट करते हैं क्योंकि मुझे गाय को खाना देना है यार। पर मैं तो मन बना के आई थी कि वन शॉट ले लूंगी, बिकॉज आई हैव अ टाइम एट दैट डे, और मूड बना है ना, मेन बात ये है। और ये चैप्टर बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, तो ये आज मैं खत्म करना चाहूँ तो मैं खत्म कर सकती हूँ। और आई थिंक दिस इज माई फेवरेट चैप्टर इज टू, बिकॉज इट्स वेरी इजी चैप्टर फॉर मी। नहीं, इजी की बात नहीं है, बहुत ज्यादा छोटा है। मैंने इसका इंटरेस्ट देखा था तो बहुत छोटा था, अब नीचे कर रही हूँ तो बहुत बड़ा हो गया। नहीं, इसको ऊपर ऊपर से देखेंगे क्योंकि अब इतना टाइम नहीं रह गया है कि इसको डिटेल में जाएं, पर ऊपर ऊपर से भी हम इम्पोर्टेंट चीजें देखेंगे इसकी। तो टुडे वी हैव this, thanks for watching and please do like, share and subscribe for to my channel। and आप क्या बोलते हैं, मैं भूल जाती हूँ बहुत दिन बाद वीडियो बनाती हूँ, तो इसके मैं इंपॉर्टेंट दो क्वेश्चंस डालूंगी, आई होप कि मैं डाल पाऊँ। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं बहुत बिजी रहती हूँ, पर मेरे दिमाग की मनोगति थोड़ी आजकल बहुत ज्यादा, आजकल क्या हमेशा ही बहुत ज्यादा बेकार है यार। मैं अपने बारे में क्या कहती रहती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।